मेरे प्यारे साथियों, एनसीईआरटी के इतिहास में आप सभी का फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी के इतिहास बात करें तो यहाँ पर आज की जो सीरीज कक्षा 6 की कंटिन्यू चल रही है आपके लिए, जहाँ पर ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी की मिलाकर ही पूरी नोट्स है, आने वाली परीक्षाओं के रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि अध्याय 7 में आज हम लोग अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, ये पाठ के नाम है एनसीईआरटी सेशन का। वैसे इस लेसन में हम सम्राट अशोक के बारे में, महान अशोक के बारे में पढ़ेंगे और बात करेंगे। कोशिश करेंगे सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी हो और एक एक करके तथ्यों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनका छोटा सा परिचय जानेंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। जहाँ जरूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास खत्म होने बाद इसकी जो पीडीएफ है वो ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे मिल जाएगी। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। इनके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उसके भाई उत्तराधिकार के युद्ध में लगे और अशोक कई संघर्ष के बाद विजयी हुए। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद अशोक और उनके भाई उत्तराधिकार के युद्ध में लगे का मतलब लड़े, यहाँ पे समझिएगा लड़े, और अशोक कई वर्षों के संघर्ष के बाद विजयी हुए। प्राचीन समय सबसे प्राचीन वंश मौर्य वंश के तीसरे राज्य अशोक मौर्य विश्व प्रसिद्ध, यहाँ पे देखिए टाइपिंग मेरा है, प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। सम्राट मौर्य ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य वंश का यह राजा एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया। मौर्य वंश एक ऐसा राजा था जिसने अखंड भारत पर राज किया। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंदुकुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका राज्य बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान राज्य तक फैला था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे। वैसे सहिष्णु का मतलब आप क्या समझते हैं, वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैसे अगर पूछा जाए भारत एक सहिष्णु देश है, इसकी विवेचना 1000 शब्दों में करिए या इसकी व्याख्या 1000 शब्दों में करिए, तो किस प्रकार से आप लिखेंगे कि भारत एक सहिष्णु देश है। वैसे महान अशोक, सम्राट अशोक एक सहिष्णु राजा थे। आगे हम बात करें तो कलिंग पर ध्यान दीजिएगा। कलिंग पर आक्रमण, कलिंग युद्ध के पश्चात भयानक विनाश और खून खराबा देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। सम्राट अशोक ने भारत और अन्य देश, पश्चिम एशिया, मिस्र, यूनान, श्रीलंका, अफगानिस्तान में भी जोर शोर से बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक की ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। एक सवाल मेरा, अभिलेख क्या? मैंने पढ़ाया हुआ है प्रारंभ में ही इतिहास की जो शुरुआत हुई थी, प्राचीन इतिहास हमारी अतीत एनसीईआरटी की सीरीज, उसमें मैंने आपको अभिलेखों के बारे में पढ़ाया था। आज मेरा सवाल आपसे है कि अभिलेख क्या है, या आप अभिलेख से क्या मिलते हैं। मैंने अब इसलिए अशोक के जो अभिलेख थे वो ज़्यादातर प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में थे। हम और आगे चलते हैं। ये देखिए एक ऐसा मानचित्र है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, अरबियन सी है, और यहाँ पर हम देखें तो सांची है, बोध गया है, उज्जैन है, पाटलिपुत्र है। ये मौर्य वंश का शासन है। यही अखंड भारत था। यही क्या है? अखंड भारत है। ये देखिए तक्षशिला है, यहाँ पे क्या है? तक्षशिला है। ये है आपका मथुरा है, इंद्रप्रस्थ है, जैसे दिल्ली का पुराना नाम भी कहा जाता है इंद्रप्रस्थ। पटाला है। तो ये अखंड भारत का है। आइए महान अशोक का जो जीवन परिचय उसको शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए सभी लोग टेलीग्राम पर, आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। मेरे द्वारा सभी क्लासें निःशुल्क आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्रहित में होती है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क सीरीज लेकर आते रहते हैं। नाम सम्राट अशोक, जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, शासन का समय 269 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व। पहचान महान राजा के रूप में, महान। पत्नी का नाम देवी कारुबाकी, पद्मावती और तिष्य रचिता। पिता बिंदुसार, माता सुभाद्रंगी। मृत्यु इनका 332 ईसा पूर्व में। तो ये इनका छोटा सा जीवन परिचय रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, चक्रवर्ती सम्राट के जन्म और उनके स्थान की तरफ बढ़ेंगे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसे आज का पटना कहा जाता है। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे, जिसको हमने पीछे पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एक छठ
राज्य किया। जी हाँ, एक छत्र राज्य किया था उन्होंने पूरे अखंड भारत पर। आगे अगर हम देखें सीरीज में तो सम्राट अशोक का छोटा सा परिचय पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों को शेयर जरूर करेगा, साझा जरूर करेगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरह एनसीईआरटी की सभी सीरीज 6 से लेकर 12 तक की डे बाय डे लेकर आते रहें। सम्राट अशोक का परिवार। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंशज था। सम्राट अशोक का एक पुत्र था बिंदुसार, और सम्राट उसी बिंदुसार का बेटा था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज थे, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे, और बिंदुसार का जो पुत्र थे वो अशोक थे, जो मौर्य वंश का तीसरा राजा और एक महान शासक थे। सम्राट अशोक की माता का नाम सुभाद्रंगी था। सम्राट अशोक की पत्नी। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। उनके नाम देवी, कारुबाकी, पद्मावती और तिस्रचिता थे। सम्राट अशोक के पुत्र की अगर हम बात करें तो सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे। उनके नाम महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कनाल और एक पुत्री थी चारुमती। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पूरी नोट्स इंपॉर्टेंट है, साथ में अगर आप नोट्स बना लेंगे तो ठीक है। इसकी पूरी पीडीएफ 6 से लेकर 12 तक की ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर है, पूरी एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की शिक्षा के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे, उनके साथ ही विज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूल कॉलेज की स्थापना की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईसा पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सबके अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की थी। सम्राट एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। ये पूरी लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 284 ईसा पूर्व बिहार को उज्जैन के अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। हम आगे देखते हैं सम्राट अशोक का साम्राज्य। सम्राट अशोक के साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज्य था। उत्तर से हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इराक तक फैला हुआ था। यहाँ देखिए फैला गलत लिखा हुआ टाइपिंग में, फैला हुआ था। अगर बात करें तो तत्कालीन समय भी भारत की काफ़ी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा था। अगर एक मानचित्र के माध्यम से देखें कि अखंड भारत का हिस्सा जिस पर महान शासक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था, तो एक छोटा सा मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पूर्व का सागर, पश्चिम सागर अशोक का साम्राज्य। यहाँ चोल और पांड्य थे। यहाँ तानपड़ी लंका है, मगध, कौशल, कपिलवस्तु, अवंती, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, मैसूर, कृष्णा, यहाँ सौराष्ट्र है। ये देखिए बलूचिस्तान है, पांचाल है, मानसरोवर है, ठीक है, कश्मीर है, कुरु है, सिंधु नदी है, यहाँ एराकोसिया है, पेरोपनिषद है, काबुल एरिया है, हेरात है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं अखंड भारत है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान भारत का ही अभिन्न हिस्सा था। एक और मानचित्र से अगर हम देखना चाहें तो ये रहा। ये सब एनसीईआरटी की सीरीज है, एनसीईआरटी का ही हिस्सा है। ये एनसीईआरटी के नोट्स के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध है, मेरी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। यहाँ पे देख रहे हैं ये मौर्य एम्पायर है, और ये भारत सरकार का राज चिन्ह देख पा रहे हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे अशोक एक अनोखा साम्राज्य जिसने युद्ध का त्याग के विश्लेषण को पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य, कौटिल्य, चंद्रगुप्त की सहायता इस साम्राज्य में तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। गांव में किसान, पशुपालक थे। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके जंगलों में संग्रहण, शिकार करने, जीविका चलाने। मेगस्थनीज एक राजदूत बनकर आया था। मेगस्थनीज क्या था? एक राजदूत बनकर आया था, जो यूनानी राजा सर्कुलस निकेटर का राजदूत था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह शुरू में भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ये पूरी नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
जिन्होंने अपने राज्य को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसी काल में सिकंदर महान की शक्ति कम होने लगी थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई थी, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में एक बड़ी सेना इकट्ठा की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में एक बड़ी सेना को इकट्ठा किया और नंद शक्ति को उखाड़ फेंका। स्वयं को राजा बनाने के बाद चंद्रगुप्त ने कई छोटे क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता था, उन्होंने चंद्रगुप्त को सलाह दी और साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया। एक राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार अर्थशास्त्र के ज्ञाता होने के अलावा सरकार के बारे में एक ग्रंथ लिखने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। एक छोटी सी टॉपिक है साम्राज्य की राजधानी। वैसे तो आप जान ही गए होंगे साम्राज्य की राजधानी क्या है। तो साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। अब प्रशासन की बात करते हैं। साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मौर्य काल में राजधानी पाटलिपुत्र स्थित थी। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य के 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी तौसाली, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैन थी। दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी स्वर्णगिरी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही कम लोगों को ये बातें पता थी और आज आपने इस एनसीईआरटी के सीरीज के माध्यम से इस तथ्य को पूरा जान लिया। और अगर आप चाहते हैं सेशन आपके लिए डे बाय डे आती रहे तो भैया वीडियो को खूब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। मौर्य प्रशासन की जानकारी का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यहाँ कौटिल्य है, लिखने में एरर हो गया है, यूनानी लेखक मेगास्थनीज की इंडिका से मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। आइए देखते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। ये सब एनसीईआरटी का डेटा है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पवित्र गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसे इस शहर को लगभग 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता। मतलब आज का जो पटना है ना, आज से 2000 साल पहले इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से अब पटना है में एक रेलवे स्टेशन भी है। पाटलिपुत्र अथवा पाटलिपुत्र प्राचीन समय से भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम था। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। इसके आसपास इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। आइए देखते हैं तक्षशिला उज्जैन। उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला थी और पश्चिमी की उज्जैन थी। छोटे छोटे क्षेत्रों, प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था। इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। तक्षशिला के विषय में किंवदंती है कि तक्षशिला को नागराज तक्षक ने बसाया था। तक्षक के विष देने या डसने से पांडव राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, इसलिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तक्षक पर आक्रमण किया। नागराज तक्षक को पराजित कर जन्मेजय ने उसका राज्य और तक्षशिला को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया और नागों का विशाल यज्ञ किया। इससे यही प्रतीत होता है कि तक्षशिला अत्यंत प्राचीन नगर है। तो तक्षशिला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये पूरा एनसीईआरटी बताइए, कक्षा 6 के एनसीईआरटी की नोट्स है जो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से अब तक पहुंच रही है और आप सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए। कम से कम 10 लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा अपने, जो एनसीईआरटी से परिचित हो सके। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियाँ और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था। वहाँ से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिल लेते थे। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम से कंबल, दक्षिण भाग से सोना, कीमती पत्थर। अगर सम्राट अशोक के शासनकाल की बात की जाए तो सम्राट अशोक के पिता की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद सम्राट अशोक महान का राज्याभिषेक हुआ और 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का शासन काल रहा। राज्याभिषेक की बात करें तो बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। उसमें से सुसीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था। तिच्छ अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। कहते हैं कि भाइयों के साथ, कहा जाता है कि भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली। अशोक
सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय एंटियोकस द्वितीय और कुछ अन्य यवन राजा का सामयिक था, जिसका उल्लेख शिलालेख संख्या 8 में है। इससे विदित होता है कि अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी उत्तरार्ध में राज्य किया, किंतु उसके राज्याभिषेक की सही तारीख का पता नहीं चलता। अशोक ने 40 वर्ष राज्य किया, इसलिए राज्याभिषेक के समय वह युवक ही रहा होगा। अशोक ने 40 वर्ष राज्य किया, इसका मतलब है जिस समय अशोक का राज्याभिषेक हुआ उस समय वो नवयुवक ही थे, यह स्पष्ट होता है। आगे हम बात करें अशोक के शिलालेख, तो आज आपके सामने है। यह एनसीईआरटी में इस चित्रों को लिया गया है। एनसीईआरटी के चित्र हैं जो आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से यहाँ पे दिख रहे हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भारत में विश्व में अलग अलग स्थानों पर शिलालेखों का निर्माण करा। एक सवाल आता है, शिलालेख क्या है? आप कमेंट करके बताइए। हमने पढ़ाया हुआ है, शुरुआत में एनसीईआरटी की इतिहास जब हम लोग पढ़ रहे थे, अशोक द्वारा 269 से 232 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल में चट्टानों और पत्थरों के स्तंभों पर कई नैतिक, धार्मिक और राजकीय शिक्षा देते हुए लेख खुदवाए थे, जिन्हें शिलालेख कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। अब आपको शिलालेख क्या है उत्तर तो मिल गया ना। आधुनिक भारत के अलावा अशोक ने पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी शिलालेख, अभिलेख गढ़वाए थे। तो जरा बताइए ये शिलालेख किस भाषा में है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अशोक ने स्तंभ और बौद्ध स्तूप, तब यहाँ पे देखिए ये क्या है और ये क्या है। क्या आपने इसे कभी देखा? इसके बारे में कभी सुना है? अशोक महान ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिए। हजारों स्तंभों को मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अपने धर्म लेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लिपियों का उपयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। मतलब 3 वर्ष के अंतर्गत उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए थे। आइए देखते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक का कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अपने पिता की दिग्विजय की नीति को जारी रखा। उस समय कलिंग का राज्य मगध साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। सम्राट अशोक 13वें शिलालेख के मुताबिक बताया गया कि कलिंग युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए। तो यह देखिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। ये कहाँ पता चला? 13वें शिलालेख से। और हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के उनके शासनकाल के साथ साथ उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ हैं। जब उन्होंने कलिंग के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसे वर्तमान में उड़ीसा, पहले उड़ीसा कहा जाता था, अब ओडिशा है, पहले उड़ीसा कहा जाता था, अशोक ने कलिंग युद्ध में जीत हासिल की। ये गलत है, लेकिन ये युद्ध ये भी गलत है। अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें 1 लाख से 1.5 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें 10,000 अशोक के आदमी थे। युद्ध के प्रकोप और नतीजे से अधिक लोगों ने जीवन खतरे में डाल दिया। अशोक अपनी जीत के बाद भी इस स्तर के विनाश को था नहीं ले सका। वह इस सब का एक व्यक्तिगत गवाह था और जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी पछतावे की भावना बढ़ती गई। इस अतः काल के दौरान अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक के कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। इसका मतलब क्या है? कमेंट करके बताइएगा। उन्होंने निर्णय किया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। वो इतना आहत हो गया था, वो इतना दुखी हो गया था। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म, यहां पर हम देखेंगे कि सम्राट अशोक ने पहले ब्राह्मण धर्म अपनाया, अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरंगी के अनुसार वह शैव धर्म का उपासक था। कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने अपने राज्य में लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। मौर्य सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध को उपदेशों से भी प्रेरित हुए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे।
अब यहाँ पे देखेंगे कि अशोक महान एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह पूरी तरह से पशु हत्या के खिलाफ थे। उन्होंने हमेशा लोगों के जीवन का ज्ञान दिया और उन्हें जीने दिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार के लिए श्रीलंका, नेपाल और सीरिया, अफगानिस्तान आदि में अपने दूत यानी प्रचारक भेजे, जिन्हें अपने बेटे और बेटी को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा ताकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकें और इन देशों में को लोगों को धार्मिक बना सकें। सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक सफलता मिली। उन्होंने श्रीलंका राज्य को राजा तिस्सा को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद राजा तिस्सा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर दिया। अशोक से प्रेरित होकर तिस ने स्वयं को दी देवना प्रिया की उपाधि दी। मैंने यहाँ पर अशोक से प्रेरित होकर तिस ने स्वयं को क्या कौन सी उपाधि दे दी? देव नाम प्रिया की उपाधि दी। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सम्राट अशोक के कार्य की सम्राट अशोक शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में था। सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान में बैराट में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफ़ी प्रसिद्ध है और यह सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाया गया था। अब आपको दिख रहा होगा सांची का स्तूप, सबको दिख रहा है? कहाँ पर है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अब सम्राट अशोक के शिलालेखों को हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं। भारत के महान शासक सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण करवाए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी इसके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंशों के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक से प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवन के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत और बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। भारत में मौजूद सम्राट अशोक के शिलालेख उनके नाम निम्नलिखित हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूपनाथ जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में, बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में, शिला फलक कलकत्ता संग्रहालय में भी है, मस्की रायचूर जिला कर्नाटक, एरागुड़ी कन्नूर जिला आंध्र प्रदेश, जौगढ़ गंजाम जिला उड़ीसा, धौली पुरी जिला उड़ीसा, गुजर्रा दतिया जिला मध्य प्रदेश, राजुलमंडगिरी बल्लारी जिला कर्नाटक, गांधीमठ रायचूर जिला कर्नाटक, ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक, पलिंगुंडू गौवीमठ के पास रायचूर कर्नाटक, सासाराम शाहाबाद जिला बिहार, सिद्धपुर दुर्ग चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक, जटिंगा रामेश्वर चित्रदुर्ग जिला कर्नाटक, एरांगुड्डी कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, अरौरा मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश, दिल्ली अमर कॉलोनी दिल्ली। अब सम्राट अशोक की मृत्यु को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके साथ ये सेशन यहाँ समाप्त हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र पटना में ही बीता। वह 40 वर्षों के शासन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए। इन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया तो लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों को साझा शेयर जरूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं अशोक महान है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, 300 शब्दों में लिखे तो कैसे आप इसे लिख पाएंगे, या 500 शब्दों में लिखना होगा अशोक महान था तो कैसे आप स्पष्ट कर पाएंगे कि आने वाले समय में मध्यकालीन भारत के इतिहास की तुलना मध्यकालीन भारत के शासकों की तुलना अगर अशोक महान से की जाए तो आप उनमें 500 शब्दों में क्या अंतर देखने को मिलेंगे, आप अशोक को किस तरह से महान बताएंगे। चलिए आगे हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करिएगा। अब हम इससे जुड़े प्रश्नों को पढ़ते हैं। जी हाँ, ये एनसीईआरटी का सलूशन है। सलूशन भी आपके लिए जरूरी है। टेलीग्राम पर आप लोग सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला सवाल आपका है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। सरकारी अधिकारी थे, कृषक थे, पशुपालक थे, शिल्पकार थे, संदेशवाहक और जासूस थे। इसके अलावा आपको क्या पता है कमेंट करके जरूर बताइए। फल फूल संग्राहक थे और शिकारी थे। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। कह रहा है कि जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूलते थे, कमेंट करके बताइएगा। वहाँ पे क्या वसूलते थे? कर। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता, किसके रूप में? गवर्नर के रूप में। किस रूप में? गवर्नर, जिसे आजकल राज्यपाल कहा जाता है। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो मार्गों पर
ठीक है, और नदियों पर। तो मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेश में रहने वाले मौर्य अधिकारियों को क्या दिया जाता था? नजराना। तो आप देख रहे हैं प्रश्न भी आपके तैयार हो रहे हैं, इसका सलूशन भी आपको मिल जा रहा है। कौन सा वाक्य सही है या गलत है, यहां पे बताना कौन सा वाक्य सही या गलत है। उज्जैन नगर, उज्जैन उत्तर, उज्जैन की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग पर था। गलत। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। सही। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। ये तो आप पहले ही कह दिए सर, ये तो गलत है। चाणक्य था। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। गलत। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सही। तो आप का उत्तर क्या यही था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहते थे। उन समस्याओं की सूची बनाइए जिनका समाधान अशोक धम्म के द्वारा करना चाहते थे। धम्म द्वारा दूर की जाने वाली समस्याएं क्या थी? आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। वैसे आप चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, स्वयं भी आप इसे लिख सकते हैं। अलग अलग धर्म मानने वाले लोगों के बीच आपसी टकराव, जानवरों की बलि, देखिए इससे समस्या दूर हो जाती है धम्म से। दासों नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, परिवार और पड़ोसियों के बीच के झगड़े, यहां पे क्या है? झगड़े। धम्म, अगला प्रश्न है 5। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन साधनों का प्रयोग किया? तो बताइए किन साधनों का प्रयोग किया, किन संसाधनों का, साधनों का प्रयोग किया। तो अशोक ने धम्म प्रचार के जो साधन थे, धम्म महामात की नियुक्ति की, विदेशों में धम्म प्रचार प्रतिनिधियों को भेजा, अशोक ने अपने संदेश को कई स्थानों पर शिलालेख खुदवाए, कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जो राजा के संदेश उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जो खुदा होता था, मतलब उस पर शिलालेखों पर। अब प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों को उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? अपने जवाब के कारण बताओ, सभी लोग बताइएगा। और यहाँ पर दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था क्योंकि वो प्रायः युद्धबंदी या खरीदे हुए स्त्री पुरुष होते थे। इनका स्थान वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होता था। इनकी समस्याओं के निराकरण हेतु कोई भी सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन नहीं होता था। सम्राट अशोक के आदेशों से दासों की स्थिति अवश्य सुधार आया होगा क्योंकि धम्म के द्वारा दासों की समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया गया था। आप लोग नोट संबंधी अगर कोई भी जानकारी चाहिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सभी जानकारी ले सकते हैं। ये नोट्स आपको पीडीएफ में भी उपलब्ध है और ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर 6 से 12 तक के सभी एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे मैं स्वयं वहाँ पर एनसीईआरटी की सभी 6 से लेकर 12 तक की सीरीज को पढ़ता हूँ। वहीं से मैं सीरीज को भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो मुझे भी लगेगा कि आप भी चाहते हैं कि आप इस सेशन में जुड़े रहें और हम भी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि मुझे भी खुशी मिले, मैं आपके लिए अगला सेशन लेकर आऊँ। थैंक यू।